वेलकम टू एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम अर्थात इंटरनेशनल इवेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं इस इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। तो एक बेहद इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है कि डेनमार्क में बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ बना? तो डेनमार्क में। इसके बारे में कहा जाए तो इसे गिनीज बुक में नाम दर्ज कर दिया गया। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस रेत महल का नाम दर्ज कर लिया गया। याद रखेंगे। इसकी खासियत क्या है? तो यह जो रेत महल है 21.6 मीटर ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 21.6 मीटर अर्थात 69.4 फीट। तो इस रेत महल की जो ऊंचाई है वह 21.6 मीटर ऊंचा है अर्थात 69.4 फीट की इसकी ऊंचाई है। इसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो 2019 ईस्वी में बने जर्मनी के बिंज शहर में 17.66 मीटर के रेत महल का रिकॉर्ड तोड़ा। याद रखेंगे। तो इस डेनमार्क के रेत महल ने 2019 में जर्मनी के बिंज शहर में बने 17.66 मीटर के रेत महल का रिकॉर्ड तोड़ा। याद रखेंगे। डेनमार्क का जो रेत महल है वह जर्मनी के रेत महल से 3.5 मीटर लंबा है। याद रखेंगे। कितना रेत से इसका निर्माण हुआ है? तो इसका डेनमार्क के जो रेत महल का निर्माण हुआ वह 4,860 टन रेत से इसका निर्माण हुआ। याद रखेंगे। 4,860 टन रेत से इस रेत महल का निर्माण हुआ। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ बना? डेनमार्क में। इसने जर्मनी के बिंज शहर में 2019 में बने 17.66 मीटर के एक रेत महल का रिकॉर्ड तोड़ा और इसी के साथ इसका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 21.6 मीटर अर्थात 69.4 फीट और यह जर्मनी के रेत महल से 3.5 मीटर लंबा है। याद रखेंगे। इसे 4,860 टन रेत से निर्मित किया गया। किस स्थान पर इसका निर्माण किया गया है? तो ब्लोखर्स के छोटे से समुद्र तटीय शहर जिसका नाम है नॉर्थ जटलैंड। तो इसका नाम क्या है? तो नॉर्थ जटलैंड। इसका मूल नाम है हुन हवार। इसका मूल नाम क्या है? हुन हवार। इसकी आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। और किसके मार्गदर्शन में यह निर्मित किया गया? तो विल्फ्रेड स्टीजर के मार्गदर्शन में इसका निर्माण किया गया। इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने की जेल की सजा हुई। तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने की जेल की सजा हुई। इसका कारण क्या है? तो अदालत की अवमानना के लिए। तो इन्होंने अदालत की अवमानना किया था। तो इसी कारण इन पर 5 करोड़ रैंड अर्थात लगभग 26 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। तो उसी कारण अदालत की अवमानना के लिए इन पर क्या लगाया गया? तो 15 महीने की जेल हुई दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को। और 5 करोड़ रैंड अर्थात लगभग 26 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का इन पर आरोप लगा। याद रखेंगे। साथ ही साथ इन्होंने अदालत की अवमानना की। तो इस कारण इन्हें 15 महीने की जेल की सजा हुई। सजा कब हुई? तो 29 मई 2021 को। इनको जो सजा हुई वह 29 मई 2021 को हुआ। ये 2009 से लेकर 2018 तक तथा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। तो जैकब जुमा वर्ष 2009 से लेकर
वर्ष 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जहां से प्रश्न आने की संभावना है कि इब्राहिम राइसी चुने गए ईरान के 8वें राष्ट्रपति। तो याद रखेंगे ईरान के 8वें राष्ट्रपति का चुनाव किया गया, तो इब्राहिम राइसी ईरान के 8वें राष्ट्रपति चुने गए। याद रखेंगे ईरान के 8वें राष्ट्रपति कौन चुने गए, तो इब्राहिम राइसी। कब चुने गए, तो 19 जून 2021 को। 19 जून 2021 को इब्राहिम राइसी ईरान के 8वें राष्ट्रपति चुने गए। इनकी खासियत क्या थी, तो अति रूढ़वादी ये मौलवी हैं और न्यायपालिका के प्रमुख थे। तो ये अति रूढ़िवादी मौलवी थे और न्यायपालिका के प्रमुख थे। उन्हें कुल कितने मत मिले, तो 61.95%। तो उन्हें कुल 61.95% मत मिला। ये किसकी जगह लेंगे, तो हसन रूहानी की जगह। तो इब्राहिम राइसी हसन रूहानी की जगह लेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हार्ड राइट टेक करोड़पति नफ्ताली बेनेट बने इजराइल के नए प्रधानमंत्री। तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो हार्ड राइट टेक करोड़पति नफ्ताली बेनेट, जो काफी धनी मनी व्यक्ति हैं नफ्ताली बेनेट। तो वे इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ये हार्ड राइट टेक करोड़पति हैं। इसकी मंजूरी कब मिली, तो 13 जून 2021 को। इसकी मंजूरी मिली 13 जून 2021 को। अमेरिकी माता पिता की ये संतान है। नफ्ताली बेनेट एक 49 वर्षीय राजनेता हैं और पूर्व तकनीकी उद्यमी भी हैं। तो ये जो नफ्ताली बेनेट हैं वे अमेरिकी माता पिता की संतान हैं और एक 49 वर्षीय राजनेता और पूर्व तकनीकी उद्यमी हैं। दक्षिणपंथी राष्ट्रीय धार्मिक यहूदी होम पार्टी के ये सदस्य हैं। तो ये जो नफ्ताली बेनेट हैं वे दक्षिणपंथी राष्ट्रीय धार्मिक यहूदी होम पार्टी के सदस्य हैं। ये किनका स्थान लेंगे, तो 12 वर्षों से राष्ट्रपति रहे बेंजामिन नेतन्याहू की जगह लेंगे। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो कि 12 वर्षों से इजराइल के प्रधानमंत्री थे, तो उनका स्थान लेंगे नफ्ताली बेनेट। याद रखेंगे बेंजामिन नेतन्याहू की जगह, जो पिछले 12 वर्षों से इजराइल के प्रधानमंत्री थे। अगला है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। तो याद रखेंगे मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। याद रखेंगे अब्दुल्ला शाहिद जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया है। कब निर्वाचित हुए, तो 7 जून 2021 को। तो इनका निर्वाचन 7 जून 2021 को हुआ। ये कौन से अध्यक्ष होंगे, तो ये 76वें अध्यक्ष बनेंगे। याद रखेंगे 76वें अध्यक्ष। ये किनकी स्थान लेंगे, तो तुर्की के राजनयिक वोल्कान बोजकीर जो कि 75वें अध्यक्ष थे, उनकी जगह लेंगे। तो ये जो अब्दुल्ला शाहिद हैं वे तुर्की के राजनयिक वोल्कान बोजकीर जो कि 75वें अध्यक्ष थे, उनकी जगह लेंगे। इनका कार्यकाल कितने बरस का रहेगा, तो 1 बरस, 2021 से लेकर 2022 तक। याद रखेंगे अब्दुल्ला शाहिद का कार्यकाल 1 बरस का रहेगा, 2021 से 2022 तक। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केपी शर्मा ओली फिर बने नेपाल के प्रधानमंत्री। जो केपी शर्मा ओली हैं एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री बने। इन्हें किसने नियुक्त किया, तो राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने। तो राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने इन्हें नियुक्त किया केपी शर्मा ओली को, जो दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। ये 2018 के बाद दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। याद रखेंगे केपी शर्मा ओली। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो ओहुयमोयड्डो महामडो नाइजीर के नए प्रधानमंत्री बने।
तो नाइजर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ओहियोमोयोडो महामडो। ओहियोमोयोडो महामडो नाइजर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किसके द्वारा इनकी नियुक्ति हुई? तो 3 अप्रैल 2021 को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम के द्वारा। तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम के द्वारा ओहियोमोयोडो महामडो की नियुक्ति हुई, जो कि नाइजर के नए प्राइम मिनिस्टर बने। ये पूर्व पद, ये इसके पहले क्या थे? तो 2015 और 2021 के बीच, 2015 और 2021 के बीच ये हुसैफों के प्रमुख थे, नाइजर के वित्त मंत्री थे और खानों और ऊर्जा के मंत्री थे। तो 2015 तथा 2021 के बीच ये हुसैफों के प्रमुख थे, नाइजर के वित्त मंत्री थे और खानों और ऊर्जा के मंत्री थे। कौन? ओहियोमोयोडो महामडो, जो कि वर्तमान में नाइजर के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है सामिया सुलू हसन। सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो सामिया सुलू हसन बनी तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। कब बनी? तो 19 मार्च 2021 को। ये 19 मार्च 2021 को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। याद रखेंगे, तंजानिया का है तो पूर्व अफ्रीकी देश है, ये पूर्व का अफ्रीकी देश है तंजानिया। इन्हें शपथ किसने दिलाया? तो मुख्य न्यायाधीश इब्राहिम जुमोवोइंग के द्वारा। याद रखेंगे, दारे सलाम में सरकारी कार्यालय स्टेट हाउस में पद की गोपनीयता एवं शपथ। तो इन्होंने शपथ कहां पे ग्रहण किया? तो मुख्य न्यायाधीश इब्राहिम जुमावोइंग के द्वारा इनकी शपथ हुई। कहां पे? तो दारे सलाम में सरकारी कार्यालय स्टेट हाउस में इन्हें पद की गोपनीयता और शपथ दिलाई गई। यह किसकी जगह लेंगी? तो राष्ट्रपति जॉन मगुफुली की जगह ये लेंगी। तो राष्ट्रपति जॉन मगुफुली की जगह कौन लेंगी? तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन। सामिया सुलू हसन के द्वारा जॉन मगुफुली के निधन पर 22 मार्च तथा 25 मार्च को अवकाश की घोषणा की गई है। तो राष्ट्रपति बनने के साथ ही जॉन मगुफुली के निधन पर 22 मार्च और 25 मार्च को इन्होंने अवकाश की घोषणा की। याद रखेंगे, तो राष्ट्रपति जॉन मगुफुली की मृत्यु के बाद सामिया सुलू हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इसी कारण 22 मार्च और 25 मार्च को इन्होंने अवकाश की घोषणा कर दी। ये पूर्व में क्या थी? तो 2015 में ये तंजानिया की उपराष्ट्रपति थी। याद रखेंगे कि जो सामिया सुलू हसन थी 2015 में तंजानिया की उपराष्ट्रपति थी। 2014 में संवैधानिक सभा की ये उपाध्यक्ष थी। 2014 में क्या थी? तो संवैधानिक सभा की उपाध्यक्ष थी। जंजीबार द्वीप की ये रहने वाली हैं। तो ये कहां की रहने वाली हैं? तो जंजीबार द्वीप की। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट, नागोजी ओकोंजो इवेला। नागोजी ओकोंजो इवेला बनी विश्व व्यापार संगठन की अगली महानिदेशक। तो विश्व व्यापार संगठन अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की अगली महानिदेशक कौन बनी है? तो नागोजी ओकोंजो इवेला। नागोजी ओकोंजो इवेला क्या है? तो ये नाइजीरियाई अर्थशास्त्री हैं, नाइजीरिया की एक इकोनॉमिस्ट हैं। विश्व व्यापार संगठन की पहली महानिदेशक, पहली महिला महानिदेशक बनी और पहली अफ्रीकी महिला बनी। तो ये विश्व व्यापार संगठन की पहली अफ्रीकी महिला और पहली महिला महानिदेशक बनी। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नागोजी ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन की पहली अफ्रीकी महिला बनी, साथ ही साथ पहली महिला महानिदेशक भी बनी। ये पहले क्या थी? तो पहले ये फाइनेंस मिनिस्टर थी। याद रखेंगे, ये पहले जो नागोजी ओकोंजो इवेला थी, ये नाइजीरिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थी, वित्त मंत्री थी। किसकी जगह, यह किसकी जगह लेंगी? तो रोबर्टो अजवेदो की जगह।
याद रखेंगे, रोबर्टो अजवेदो की जगह ये लेंगी। अजवेदो ने अगस्त 2020 में ये पद छोड़ दिया था। तो अजवेदो ने अगस्त 2020 में यह पद क्या किया था, तो छोड़ दिया था। इन्हें अमेरिका का समर्थन मिला। नागोजी इवेला के महानिदेशक बनने के बाद, नागोजी इवेला के महानिदेशक बनने के बाद दक्षिण कोरिया के उम्मीदवार यू म्योंग हो ने अपनी उम्मीदवारी 5 फरवरी 2021 को वापस ले ली। तो जब नागोजी इवेला महानिदेशक बन गए तो दक्षिण कोरिया के उम्मीदवार यू म्योंग हो ने अपनी उम्मीदवारी को 5 फरवरी 2021 को क्या कर लिया, तो वापस ले लिया। याद रखेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के बारे में कुछ स्टैटिक जीके। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन के बारे में अगर स्टैटिक जीके देखा जाए तो सबसे पहले इसकी जो स्थापना हुई वह स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। याद रखेंगे 1 जनवरी 1995 को मराकेश समझौते के तहत। तो 1 जनवरी 1995 को मराकेश समझौते के तहत विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। यह जो विश्व व्यापार संगठन है विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर करने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। तो विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर करने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं, तो 164। इसमें कुल 164 सदस्य देश हैं। याद रखेंगे इसकी जो बैठक होती है प्रत्येक 2 वर्ष पर होती है। तो WTO की जो बैठक होती है प्रत्येक 2 वर्ष पर होती है। इसका अंतिम सदस्य कौन बना, तो अफगानिस्तान बना 29 जुलाई 2016 को। तो 29 जुलाई 2016 को अफगानिस्तान विश्व व्यापार संगठन का अंतिम सदस्य बना। याद रखेंगे। और कौन सा सदस्य बना अफगानिस्तान, 164वां। तो 29 जुलाई 2016 को 164वां सदस्य कौन बना, तो अफगानिस्तान बना। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसी अरबपति और सांसद ओलिवियर डसॉल्ट की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। तो फ्रांसीसी अरबपति और सांसद ओलिवियर डसॉल्ट की हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में मौत हो गई। मौत कब हुई, तो 7 मार्च 2021 को। तो इनकी मौत 7 मार्च 2021 को हुई। कितने वर्ष में इनकी मृत्यु हुई, तो 69 वर्ष में। ये 69 वर्षीय थे। तो याद रखेंगे 69 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई। फ्रांसीसी अरबपति और सांसद ओलिवियर डसॉल्ट की 69 वर्ष में 7 मार्च 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। ये किस पार्टी से संबंधित थे, तो उत्तरी प्रांत के नॉर्मैंडी के कैलावाडोस में सेंटर राइट रिपब्लिकन पार्टी के ये मेंबर थे। तो उत्तरी प्रांत के नॉर्मैंडी के कैलावाडोस में सेंटर राइट रिपब्लिकन पार्टी के ये क्या थे, तो मेंबर थे। याद रखेंगे। इनकी खासियत क्या है, तो पिछले 70 वर्षों से फ्रांस का एक प्रमुख विमान निर्माता जिसने मिराज युद्ध विमान, फाल्कन प्राइवेट जेट और अत्याधुनिक राफेल विमान का निर्माण किया। तो इनकी खासियत क्या थी कि पिछले 70 वर्षों से ये फ्रांस के एक प्रमुख विमान निर्माता थे जिन्होंने मिराज युद्ध विमान, फाल्कन प्राइवेट जेट और अत्याधुनिक राफेल विमान का निर्माण किया। 2020 में ये 361वें सबसे धनी व्यक्ति थे। याद रखेंगे जिनके पास 5 बिलियन यूरो की धन थी। तो 2020 में ये जो ओलिवियर डसॉल्ट थे ये 361वें सबसे धनी व्यक्ति थे जिनके धन कितनी थी, तो 5 बिलियन यूरो। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, एलन मस्क बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। याद रखेंगे एलन मस्क बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। एलन मस्क बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। एलन मस्क के बारे में यदि हम लोग कहें
तो एलन मस्क स्पेस एक्स तथा टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो ये टेस्ला के प्रमुख हैं। टेस्ला जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी है, तो उन्हीं के ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और स्पेस एक्स के भी ये क्या है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। कौन? एलन मस्क। ये स्पेस एक्स तथा टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। इनके पास कुल संपत्ति कितनी है, तो 188.5 बिलियन डॉलर, 188.5 बिलियन डॉलर इनके पास संपत्ति है। जेफ बेजोस से 1.5 बिलियन डॉलर इनके पास क्या है, तो ज्यादा संपत्ति है। तो एलन मस्क के पास 188.5 बिलियन डॉलर की संपत्ति है, जो जेफ बेजोस से 1.5 बिलियन ज्यादा है। टेस्ला क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माण कंपनी है। टेस्ला क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माण कंपनी है। जेफ बेजोस के पास कितनी संपत्ति है, तो 184.2 बिलियन डॉलर। तो जेफ बेजोस के पास 184.2 बिलियन डॉलर की संपत्ति हुई, अर्थात एलन मस्क ने जेफ बेजोस का रिकॉर्ड तोड़ा। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए। इन्होंने कब शपथ ग्रहण किया, तो 20 जनवरी 2021 को। तो जो बाइडेन ने 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। ये किस पार्टी के हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के। तो याद रखेंगे, जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। इनसे पहले कमला हैरिस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी, 49वां उपराष्ट्रपति, याद रखेंगे। तो इनसे पहले कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की थी, तो वे अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी, जो कि 49वां उपराष्ट्रपति थी। 15वें ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति तक पहुंचे। याद रखेंगे, ये जो बाइडेन हैं, वे 15वें ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो कि राष्ट्रपति तक पहुंचे। इनके पहले 14 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे थे। जो बाइडेन 2008 से 2016 तक उपराष्ट्रपति रहे। इनका जन्म 1942 में पेंसिल्वानिया में हुआ था। याद रखेंगे, ये जो बाइडेन 2008 से लेकर 2016 तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 1942 में पेंसिल्वानिया में। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, मोलनुपिराविर कोविड-19 मेडिसिन। याद रखेंगे, मोलनुपिराविर कोविड-19 मेडिसिन मर्क की कोविड-19 दवा ने दिखाई अस्पताल में भर्ती सहित मृत्यु के मामलों में कमी के लिए 50% प्रभावकारिता। तो मोलनुपिराविर कोविड-19 मेडिसिन मर्क की कोविड-19 दवा ने अस्पताल में भर्ती सहित मृत्यु के मामलों में कमी के लिए 50% प्रभावकारिता दिखाई। याद रखेंगे, इसकी घोषणा कब हुई, तो 1 अक्टूबर 2021 को। 1 अक्टूबर 2021 को हुई। इस मर्क का पूरा नाम क्या है, तो इस मर्क का पूरा नाम है मर्क एंड रिजबैक बायोथेरेप्यूनस। तो इस मर्क दवा का पूरा नाम है मर्क एंड रिजबैक बायोथेरेप्यूनस, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। मोलनुपिराविर एक एंटीवायरल दवा है। मोलनुपिराविर क्या है, तो एक एंटीवायरल दवा है। अगला करंट अफेयर्स है, तालिबान ने भारत और अफगानिस्तान के बीच विमान सेवा फिर से शुरू करने का अनुरोध किया। तो चूंकि तालिबान का कब्जा हो चुका है कहां पे, अफगानिस्तान पे, तो तालिबान ने क्या किया कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो विमान सेवा थी वह बंद कर दी थी। तो तालिबान ने क्या किया कि 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान के काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद
विमान सेवा बंद कर दिया गया था। तो तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान के काबुल पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद विमान सेवा बंद हो गया था। तो इसी कारण तालिबान ने भारत और अफगानिस्तान के बीच विमान सेवा को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया, याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ईरान में 27 अक्टूबर 2021 को अफगानिस्तान पर एक क्षेत्रीय बैठक हुई। तो ईरान में 27 अक्टूबर 2021 को अफगानिस्तान को लेकर एक क्षेत्रीय बैठक हुई, क्योंकि अफगानिस्तान पर किसका कब्जा हो गया, तो तालिबान का। और इसके लिए किसे आमंत्रण किया गया, तो रूस को, चीन को, पाकिस्तान को, उज्बेकिस्तान को, तजाकिस्तान को और तुर्कमेनिस्तान को। तो इनके विदेश मंत्री और राजनीतिक प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। तो इस अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय बैठक के लिए 27 अक्टूबर 2021 को किसे आमंत्रित किया गया, तो रूस, चीन, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री और राजनीतिक प्रतिनिधियों को। अब एक काफी इंपॉर्टेंट है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 मिला, याद रखेंगे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 इंपॉर्टेंट है कि 2021 का जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है वह किन्हें मिला। तो सबसे पहले यह जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह नेटफ्लिक्स के द्वारा दिया जाता है। इसमें 42 फिल्मों का नामांकन किया गया, जिसमें 22 फिल्मी श्रेणियों तथा 20 टेलीविजन श्रेणियों के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स नेटफ्लिक्स के द्वारा दिया जाता है और 2021 में 22 फिल्मों का नामांकन किया गया, जिसमें 22 फिल्मी श्रेणियों तथा 20 टेलीविजन श्रेणियों के में इसका पुरस्कार मिला। यह जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 था, यह इसका कौन सा संस्करण था, तो 78वां। तो यह गोल्डन ग्लोब अवार्ड का 78वां संस्करण था। इसका आयोजन कहां पे हुआ, तो 28 फरवरी 2021 को हाइब्रिड प्रारूप में लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क शहर में हुआ। हाइब्रिड प्रारूप का मतलब होता है जो कि आभासी होता है, याद रखेंगे। तो 28 फरवरी 2021 को हाइब्रिड प्रारूप में लॉस एंजल्स और न्यूयॉर्क शहर में इसका आयोजन हुआ। इसकी मेजबानी किसने की, तो चौथी बार एमी पोहलर और टीना के द्वारा हुआ। तो टीना फे और एमी पोहलर के द्वारा चौथी बार इसकी मेजबानी की गई। इस पुरस्कार की खासियत क्या है, तो वर्ष 2021 का यह पहला प्रमुख टेलीविजन अवार्ड शो है जिसकी प्रारंभिक जानकारी की सामान्य तारीख, याद रखेंगे, तारीख से स्थगित कर दिया गया था। इसकी जो प्रारंभिक जनवरी की सामान्य तारीख से इसको स्थगित कर दिया गया था। तो वर्ष 2021 का यह पहला प्रमुख टेलीविजन अवार्ड शो था जिसे आयोजन तो होना था प्रारंभिक जनवरी में, लेकिन इसे जनवरी की तारीख से स्थगित कर दिया गया था, याद रखेंगे। इसमें 42 फिल्मों का नामांकन किया गया, जिसमें 22 फिल्मी श्रेणियों में पुरस्कार मिला और 20 टेलीविजन के श्रेणी में। कि कौन कौन से क्षेत्र में किन्हें किन्हें पुरस्कार मिला, तो प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो पहला है एक फिल्म पुरस्कार और यहां पे है विजेता। तो सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर नाटक के क्षेत्र में किसे पुरस्कार मिला, तो नोमैडलैंड को, याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर नाटक का क्षेत्र में पुरस्कार मिला नोमैडलैंड को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, तो नोमैडलैंड को। सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसे मिला मोशन पिक्चर के क्षेत्र में, तो क्लोज हाउ को। क्लोज हाउ को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार मिला, VVI। और क्लोज हाउ को किस फिल्म के लिए पुरस्कार मिला, तो नोमैडलैंड के लिए। नोमैडलैंड के लिए क्लोज हाउ को सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार मिला मोशन पिक्चर के क्षेत्र में। 1984 में यह बारबरा
स्ट्रीसैंड के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला थी। याद रखेंगे कि ये जो क्लो झाओ है 1984 में बारबरा स्ट्रीसैंड के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला बनी। मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला नाटक के क्षेत्र में? तो चाडविक बोसमैन को, VVI। तो मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता का पुरस्कार मिला चाडविक बोसमैन को। किस फिल्म के लिए? तो मां रानी ब्लैक के लिए। इन्हें मरणोपरांत मिला। चाडविक बोसमैन को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला। मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री कौन रही नाटक के क्षेत्र में? तो आंद्रा डे। आंद्रा डे को मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री का पुरस्कार मिला नाटक के क्षेत्र में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाम बिली हॉलिडे नामक इस फिल्म के लिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाम बिली हॉलिडे नामक फिल्म के लिए इन्हें आंद्रा डे को मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री का पुरस्कार मिला नाटक के क्षेत्र में। बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला? म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए। तो बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी का पुरस्कार किसे मिला? तो बेस्ट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म। याद रखेंगे। तो बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी का पुरस्कार किसे मिला? तो बेस्ट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म। याद रखेंगे। मोशन पिक्चर में एक अभिनेता के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन म्यूजिकल या कॉमेडी के क्षेत्र में किसे मिला? तो सच्चा बैरन कोहेन को। सच्चा बैरन कोहेन को मोशन पिक्चर में एक अभिनेता के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला म्यूजिकल या कॉमेडी के क्षेत्र में। इन्हें किस फिल्म के लिए दिया गया? तो बोरन सब्सिक्वेंट के मूवी के लिए। बोरन सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला। मोशन पिक्चर में एक अभिनेत्री के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कि मोशन पिक्चर में एक अभिनेत्री के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया? तो सेसमंड पाइक के द्वारा। सेसमंड पाइक के द्वारा आई केयर ए लॉट फिल्म के लिए। तो मोशन पिक्चर में एक अभिनेत्री के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार किसे मिला? तो सेसमंड पाइक को आई केयर ए लॉट फिल्म के लिए। किसी भी मोशन पिक्चर में सहायक की भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो जोडी फोस्टर को द मॉरिटोनियन फिल्म के लिए। किस फिल्म के लिए? द मॉरिटेनियन फिल्म के लिए। किसी भी मोशन पिक्चर में सहायक की भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो डेनियल कतुआ को। किस फिल्म के लिए? जुडास एंड द ब्लैक मसीहा के लिए। किसी भी मोशन पिक्चर में सहायक की भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो डेनियल कलुआ को फिल्म जुडास एंड द ब्लैक मसीहा के लिए। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर एनिमेटे का पुरस्कार किसे मिला? तो सोल को। तो सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर एनिमेटे का पुरस्कार किसे मिला? तो सोल को मिला। याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर विदेशी भाषा का पुरस्कार किसे मिला? तो विदेशी भाषा के लिए सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का पुरस्कार मिनारी को मिला। मिनारी को मिला। याद रखेंगे। यूएसए, जो कहां के हैं? यूएसए के। सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार किसे मिला? मोशन पिक्चर। तो मोशन पिक्चर के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार किसे मिला? तो आरोन सोर्किन को। आरोन सोर्किन को। याद रखेंगे। किस फिल्म के लिए? द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 के लिए। द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार मोशन पिक्चर क्षेत्र में आरोन सोर्विन को मिला। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर मोशन पिक्चर के लिए किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर मोशन पिक्चर के लिए ट्रेंट रेजनर को मिला, एटिक्स रॉस को मिला और जॉन बेटिस्ट को मिला। किस फिल्म के लिए? तो सोल के लिए। तो फिल्म सोल के लिए ट्रेंट रेजनर, एटिक्स रॉस और जॉन बेटिस्ट को याद रखेंगे। फिल्म सोल के लिए सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर मोशन पिक्चर के क्षेत्र में मिला। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किसे मिला?
मोशन पिक्चर के क्षेत्र में तो आईओसी किस फिल्म के लिए? द लाइट अहेड के एक सॉन्ग आईओसी को सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर के क्षेत्र में मिला। सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन श्रृंखला का पुरस्कार किसे मिला? याद रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन श्रृंखला का पुरस्कार नाटक के क्षेत्र में किसे मिला? तो द क्राउन को मिला। VVI है। सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन श्रृंखला का पुरस्कार मिला द क्राउन को। टेलीविजन श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता नाटक के क्षेत्र में पुरस्कार किसे मिला? तो जोश ओ कॉनर को मिला फिल्म द क्राउन के लिए। याद रखेंगे, तो टेलीविजन श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो जोश ओ कॉनर को मिला फिल्म द क्राउन के लिए। टेलीविजन श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? नाटक के क्षेत्र में तो एम्मा कोरिन को मिला फिल्म द क्राउन के लिए। तो टेलीविजन श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? नाटक के क्षेत्र में एम्मा कोरिन को फिल्म द क्राउन के लिए। टेलीविजन के लिए बनाई गई टेलीविजन लिमिटेड सीरीज तो टेलीविजन के लिए बनाई गई टेलीविजन लिमिटेड सीरीज या बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला? द क्वींस गैम्बिट को। टेलीविजन के लिए बनाई गई टेलीविजन लिमिटेड सीरीज या बेस्ट मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो अन्या टेलर जॉय को मिला। अन्या टेलर जॉय को किस फिल्म के लिए? द क्वींस गैम्बिट के लिए। द क्वींस गैम्बिट। टेलीविजन के लिए बनाई गई टेलीविजन लिमिटेड सीरीज या बेस्ट मोशन पिक्चर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो मार्क रफालो को। मार्क रफालो को किस फिल्म के लिए? आई नो दिस इज ए मच टू। आई नो दिस इज ए मच टू। बेस्ट टेलीविजन सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए तो शिट्स क्रीक को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बेस्ट म्यूजिकल सीरीज का पुरस्कार किसे मिला? तो म्यूजिकल या कॉमेडी के क्षेत्र में तो वह मिला शिट्स क्रीक को। याद रखेंगे। टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता म्यूजिकल या कॉमेडी के क्षेत्र में किसे मिला? तो जेसन सुदेशिस को। जेसन सुदेशिस को किस फिल्म के लिए? तो टेड लासो के लिए। टेड लासो के लिए जेसन सुदेशिस को टेलीविजन सीरीज में प्रदर्शन करने वाले बेस्ट अभिनेता म्यूजिकल या कॉमेडी के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। टेलीविजन सीरीज में बेस्ट प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री म्यूजिकल या कॉमेडी के क्षेत्र में किसे मिला? तो कैथरीन ओहारा को मिला। किस फिल्म के लिए? तो शिट्स क्रीक के लिए। याद रखेंगे कि टेलीविजन सीरीज में बेस्ट प्रदर्शन करने वाली जो अभिनेत्री बनी म्यूजिकल या कॉमेडी के क्षेत्र में, उसका नाम क्या है? तो कैथरीन ओहारा। किस फिल्म के लिए? तो शिट्स क्रीक के लिए। टेलीविजन के लिए बनाई गई सीरीज टेलीविजन लिमिटेड सीरीज या बेस्ट मोशन पिक्चर में सहायक की भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो जॉन बोयगा को। जॉन बोयगा को किस फिल्म के लिए? तो स्मॉल एक्स के लिए। टेलीविजन के लिए बनाई गई सीरीज टेलीविजन के लिए बनाई गई सीरीज टेलीविजन लिमिटेड सीरीज या बेस्ट मोशन पिक्चर में सहायक की भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो गिलियन एंडरसन को। किस फिल्म के लिए? तो द क्राउन के लिए। तो टेलीविजन के लिए बनाई गई सीरीज टेलीविजन लिमिटेड सीरीज या बेस्ट मोशन पिक्चर में सहायक की भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? तो गिलियन एंडरसन को फिल्म द क्राउन के लिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। तब तक नमस्कार, जय हिंद।